हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 3 सेगमेंट में इस वीडियो को डिवाइड किए हैं। पहले सेगमेंट में हम लोग कल का क्विकली रिविजन करेंगे 1 मिनट में। उसके बाद हम लोग 10 करंट अफेयर देखेंगे आज का डिटेल के साथ। रिवीजन भी होगा, डिटेल्स भी होगा पूरा। और एंड में हम लोग रिवीजन जो चला रहे हैं सीरीज जो जनवरी से लेकर के चल रही है उसके 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो यानी ये 3 सेगमेंट में होने वाली है पूरी वीडियो, तो आपको एंड तक जरूर देखना है। चलिए तो कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के साथ सहयोग किया है, साझेदारी किया है। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा आयरलैंड। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए हर्ष जैन, जो कि ड्रीम 11 के फाउंडर हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में होगा। और हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है। COP28 अध्यक्ष की सलाहकारों की समिति बनाई गई है। इसमें मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय शामिल किए गए हैं। जस कुमार एस पिल्लई, इनको आईडीबीआई बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने समर्थ नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण की समीक्षा के लिए कितनी सदस्यीय निगरानी समिति की घोषणा की? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो चीता स्थानांतरण की समीक्षा करेगी। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन गया है। आपको पता होगा कि चीता लाए गए थे, ठीक है, मतलब 1952 के बाद भारत में चीते थे ही नहीं। तो अभी जाकर के 2022 में चीते लाए गए थे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने बर्थडे के अवसर पर कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 चीते जो हैं उनको यहाँ पर इस नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये चीते लाए गए थे नमीबिया से सबसे पहले, ठीक है, नमीबिया से लाए गए थे। फिर उसके बाद फिर अभी इस साल में फरवरी महीने में साउथ अफ्रीका से लाए गए कुछ 12 चीते लाए गए, ठीक है। तो 8 ये थे, 12 ये थे, टोटल 20 हो गए थे। लेकिन बाद में दिक्कत ये होनी शुरू हुई कि कुछ दिनों के बाद एक एक करके चीतों की मृत्यु शुरू हो गई। और ऐसे ऐसे करके 4 से 5 चीतों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कि क्या ये भारत का जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो इनके अनुकूल नहीं है या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है कुल्लू नेशनल पार्क में। इन सब को मॉनिटर करने के लिए और चीता का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये इसको पूरे अच्छे तरीके से मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ इससे रिलेटेड जो चीता से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं वो हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं, ये शामिल हैं, ये जांच करेंगे अच्छे तरीके से। और मेडिकल टीम भी होगी। तो ये पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट चीता जो है ये लंबा चलेगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत सरकार ने ये लाया था नमीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। तो नमीबिया से तो 8 लाए गए, ठीक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से अभी डील हुई है कि लगभग 100 चीते लाए जाएंगे। और ऐसे ही 12-10 कर करके अगले कुछ सालों में लाए जाएंगे। तो लेकिन तभी लाया जाना सही होगा जब ये देखा जाए कि भाई मृत्यु क्यों हो रही है, उसके कारणों का अच्छे तरीके से पता लग पाए। तो इसके लिए ही ये कमेटी बनाई गई है। 11 सदस्य हैं इस कमेटी में। इसके महासचिव बनाए गए हैं डॉक्टर राजेश गोपाल। महासचिव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव हैं डॉक्टर राजेश गोपाल, ये इसकी समिति की अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023-24 के लिए सीआईआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखो सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर दिनेश। ध्यान रखिए, आर दिनेश ये सीआईआई के हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सीसीआई बताया था। तो सीआईआई अलग है और सीसीआई अलग है। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और इसकी बनाए गए हैं अध्यक्ष रवनीत कौर।
रवनीत कौर बनाई गई हैं। और CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए आर दिनेश। दोनों ही अलग अलग है, दोनों याद रखिएगा, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। इनको 2023-24 के लिए नियुक्त किया गया है। एक बात और ध्यान रखना, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है ना, ये कोई अलग से नियुक्ति नहीं करता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई इसकी नियुक्ति जो इसका अध्यक्ष बनेगा वो दूसरी अपनी जॉब छोड़ देगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि जो भारत में जो कंपनियां हैं उनके जो अध्यक्ष और CEOs होते हैं, बड़े पद पर जो उपाध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनको एक एक साल के लिए नियुक्त करता है। ठीक है, तो एक साल के लिए ही नियुक्त होते हैं इस पर, जो भी नियुक्त होते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं। जैसे ये अभी ये TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, तो ये वहां पर रहेंगे। इनको एक साल के लिए यहाँ पर लाया गया। मतलब एक प्रकार से भारतीय उद्योग परिसंघ समझो एक ऐसा बॉडी है, जैसे आप समझो कि जैसे पहले होता था ना कि मजदूर यूनियन बनता था, है ना, कि मजदूरों का एक ग्रुप होता था, उसमें एक लीडर होता था। ऐसे ही यहाँ पर जो उद्योगों का एक एक लीडर है, समझ लो कि बहुत सारे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक लीडर होता है। तो वही एक लीडर एक एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे जो उद्योग धंधे भारत में चलते हैं ना, उनके राइट्स को लेकर के जो कुछ नियम कानून बनते हैं, तो थोड़ा सा इनसे सलाह ली जा सके। ठीक है, तो आप समझिए एक एक साल के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, तो इसकी स्थापना 1895 को ही की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे इनके बारे में अगर बात करें आर दिनेश के, तो ये नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2014 का अवार्ड जीत चुके हैं। 2010 में CII द्वारा इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर का भी पुरस्कार ये जीत चुके हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने PCIMNH ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने PCIMNH ऑफिस का और एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल ये बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के भी मंत्री हैं, साथ ही साथ ये आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है ना, तो दो मंत्रालय ये संभालते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में PCIMNH ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देख लीजिए, यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल इनेग्रेटेड PCIMNH ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म जानिए। देखिए, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है, ये फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, यानी भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए एक फार्माकोपिया आयोग है। ठीक है, तो इस आयोग का अभी हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल और इसका ई ऑफिस, इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करेगा, ये फार्माकोपिया मोनोग्राफी की सॉफ्ट कॉपी के बिक्री के लिए बनाया गया है। अगला, RBI ने मराठा सहकारी बैंक को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? तो मराठा सहकारी बैंक, जो कि महाराष्ट्र की एक बैंक है, इसका विलय हो गया है कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक और मराठा सहकारी बैंक, ये दोनों अब एक होंगी, दोनों मर्ज हो गई हैं। RBI से मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद से ये दोनों 29 मई के बाद से मर्ज हो गई हैं। ठीक है, ऑफिशियल ये ऑफिशियल तरीके से मर्ज हो गई हैं। तो फिलहाल इन दोनों बैंकों के बारे में उतना डिटेल में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इसीलिए RBI के बारे में ही जान लेते हैं। RBI दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अच्छा, राष्ट्रीयकरण के दौरान गवर्नर कौन थे ये पूछा जाता है, तो याद रखना, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे ना, CD देशमुख, वो RBI के राष्ट्रीयकरण के दौरान भी गवर्नर थे। RBI के प्रथम गवर्नर कौन हुए? ओसबॉर्न स्मिथ थे जब ये स्थापित किया गया था। तो ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अच्छा, RBI ने दोस्तों ही इन्होंने अपना ई रूपी नाम से एक नया डिजिटल रुपी लॉन्च किया है। मतलब ये जल्द ही लॉन्च हो जाए, पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। और इसके साथ ही RBI ने अभी, याद होगा, कुछ दिन पहले ही 2000 के नोट जो हैं ये वापस लेने की घोषणा की है कि 30 सितंबर के पहले पहले जिनके पास 2000 के नोट है वो वापस कर दें RBI के पास। ठीक है, और
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सेंट्रल बैंक है, मुद्रा छापने का, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का, ये सारे जो अधिकार हैं ये आरबीआई के पास ही होते हैं। क्लियर है, ये बैंकों का बैंक होता है। अगला है, हाल ही में 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला पहला डिजिटल पेमेंट ऐप कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों फोन पे। यहां पर देखो पेटीएम इस बार नहीं है, इस बार पेटीएम पीछे रह गया है। वैसे अमूमन देखा जाता था जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी उसमें सबसे आगे सबसे ज्यादा डाटा के साथ पेटीएम ही बाजी मारता था, चाहे वो पीओएस डिवाइस लगवाना हो या फिर सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, सभी मामलों में ये टॉप पर रहा करता था। लेकिन इस बार फोन पे जो है ये बाजी मार गया है। 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड ये यूपीआई से लिंक कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला बन गया है डिजिटल पेमेंट ऐप। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से सुनो, देखो यूपीआई आप चलाते थे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चलाते थे, एक नया कॉन्सेप्ट अभी बीच में आया रुपे क्रेडिट कार्ड का। मतलब रुपे के थ्रू ही क्रेडिट कार्ड मिलने शुरू हो गए, यानी क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट होना शुरू हो गया। क्रेडिट कार्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पहले है क्या, इसको समझो। ये एक्चुअली में ना ये सीमलेस बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। मतलब एक बैंक को दूसरे बैंक के थ्रू ये कनेक्ट करके ट्रांजेक्शन करवाता है बिना किसी बिचौलिए के। ठीक है, यूपीआई के जरिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था, इससे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने लगा और बहुत ही सिक्योर ट्रांसफर होने लगा। तो अब इसको लेकर के क्रेडिट कार्ड भी अब इसको इससे अपना लिंक करना शुरू कर दी हैं। क्रेडिट कार्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करवा रही हैं और क्रेडिट भी दे रही हैं इसके थ्रू। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड पहले भी क्रेडिट दिया करता था। तो अब इसके जरिए फोन पे ने क्या किया है कि एक पेमेंट ऐप अपना लॉन्च किया है, या कहें अपने ऐप में ही एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे वहां से जो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है वो क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक होगा। ठीक है, तो ऐसा ये 2 लाख से ज्यादा अभी तक बनवा चुका है। आप एडवर्टाइजमेंट भी वगैरह आजकल बहुत देख रहे होंगे यूपीआई से क्रेडिट कार्ड वाला। ठीक है, तो ये फोन पे जो है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है, फाउंडर एंड सीईओ इसके समीर निगम हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये सफलता बैच है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो इसको ज्वाइन कर लो। ये जबरदस्त बैच है, सभी सब्जेक्ट इसको आपको डिटेल में पढ़ाए जाने हैं। करंट अफेयर, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारा कुछ। 18 महीनों की वैलिडिटी होगी। 3 से 4 महीनों में ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आप 18 महीने तक एक्सेस कर पाओगे। आपको ई बुक भी हर महीने की दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 15 मई से, अभी भी इनरोलमेंट चालू है। जो लोग भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और या फिर आप एमजीटी ऐप पर जाकर इसे परचेज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट प्रदर्शन इन्हीं का रहता है, मैग्नस कार्लसन का। नॉर्वे के रहने वाले हैं, कई बार तो यही क्वेश्चन बना है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखना नॉर्वे के रहने वाले हैं, नंबर 1 है खिलाड़ी। ठीक है, नंबर 1 इनकी रैंकिंग है और ये विश्व चैंपियन भी हैं, करंट विश्व चैंपियन भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड खिताब जीत लिया है। ये जीतने के बाद इनको प्राइज मनी के रूप में $40,000 मिला। अच्छा, ये भी ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर दोस्तों क्या होता है? ये शतरंज का एक टर्म होता है, जब जो कोई खिलाड़ी 2500 अंक अपने हासिल कर लेता है, अपने कैरियर में रेटिंग हासिल कर लेता है 2500 से ज्यादा, तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। ऐसे भारत में टोटल आज के टाइम पर 82 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अभी 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? वी प्रणीत, ध्यान रखना, ये भारत के 82वें 82nd ये बने थे ग्रैंड मास्टर इंडिया के। भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे। कब बने थे? ये 1988 में बने थे। अच्छा, इन्हीं को मिला था पहला खेल रत्न मिला था। तब राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो 1991-92 में इनको खेल रत्न मिला था, पहला खेल रत्न यही पाए थे। वैसे विश्वनाथन आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, माइंड मास्टर, ये याद रखिएगा। और वी प्रणीत पूछा जाए ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं, जो अभी रिसेंटली बने हुए हैं
ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो इतना आप ये याद रखेंगे। ये चेस से संबंधित खेल होता है, शतरंज से संबंधित खेल होता है। आगे, हाल ही में कहाँ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता है। यहाँ पर आर्टिकल देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ बैग्स स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। तो इस बार स्कॉच सिल्वर अवार्ड इसने जीत लिया है। ठीक है, किस लिए? मवेशियों के इलाज को कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए। मतलब जो भी मवेशी होंगे, गाय, डॉग्स, बैल, भैंसें, इन सब का इलाज किया जा रहा है, तो इनका डेटा भी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और वो भी कंप्यूटरीकृत। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में वो डेटा इसका किया जा रहा है। साथ ही साथ पशुपालन उपकेंद्र, पशु चिकित्सा विभाग, यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं, इन सब की वजह से चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? अगला, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई पेमेंट सक्षम बनाने में किस कंपनी ने समाधान लॉन्च किया? अब देखो, अगेन ये यूपीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अभी हाल ही में gupshup.io ये कंपनी है, इसके द्वारा जो फीचर फोन के उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, उनको यूपीआई पेमेंट सक्षम बनाने के लिए एक समाधान लॉन्च किया है। अब आप सोचोगे ये फीचर फोन क्या है? देखो, दो टाइप से फोन होते हैं। एक होता है स्मार्टफोन जो कि आप लोग यूज कर रहे हो, क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हो तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक होता है फीचर फोन जो बिल्कुल ऐसे सिंपल रहता है। ठीक है, जो आज के टाइम पर मम्मी पापा दादा दादी यूज कर रहे होते हैं मैक्सिमम, या फिर पहले के टाइम पर सब लोग यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये फीचर फोन था, मतलब ये मल्टीमीडिया नहीं था, सिंपल मोबाइल हुआ करती थी, तो इसे कहते हैं फीचर फोन। तो इसको यूपीआई का सक्षम बनाने के लिए आरबीआई ने 123 पे शुरू किया था। याद होगा आपको यूपीआई 123 पे, तो ये आरबीआई ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी ये उतना ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। एक्चुअली में इसके थ्रू एसएमएस लिख करके भेजना होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता था। आप सोचो, जैसे कि हम लोग तो ठीक है, जो आज की जनरेशन है वो तो बेहतरीन तरीके से पेमेंट कर ले रही है, लेकिन जो दादा दादी होते हैं या मम्मी पापा होते हैं वो उतना अवेयर नहीं रहते हैं यूपीआई पेमेंट से, तो उनको मैसेज लिख करके भेजना और भी टफ हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर gupshup.io आया और इसने एक सॉल्यूशन पेश किया है, और इस सॉल्यूशन के थ्रू जीएस पे ऐप इसने जो बनाया है, जो एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, ये इंस्टॉल रहेगा मोबाइल में ही, प्री इंस्टॉल होकर के आएगा। इसने मोबाइल कंपनियों के साथ टाई अप करना स्टार्ट कर दिया है। शुरुआत में नोकिया के साथ इसने किया है, उसके बाद धीरे धीरे ये और कंपनियों के साथ टाई अप करेगा। तो मोबाइल में ही इनबिल्ट होकर के ये फीचर आया करेगा, और इस फीचर की मदद से, जैसे आपके मोबाइल में गूगल पे चलता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक ऐसा ऐप रहेगा, उसके थ्रू जा करके वो लोग अपना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। काम ये वही करेगा, मतलब आरबीआई का जो यूपीआई 123 पे है ना, ये काम वही करेगा। ये उसी के थ्रू जा करके एसएमएस भेज करके ही ट्रांजेक्शन करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी ऐप में जा करके कर रहे हो। ठीक है, आपको वो टाइप करके मैसेज वगैरह करके नहीं करना पड़ेगा, बस नंबर डालना होगा डायरेक्ट, बाकी काम ये ऑटोमेटिक लिख देगा। तो ये सॉल्यूशन पेश किया है gupshup.io ने। ठीक है, तो ये भी यूपीआई से पेमेंट करवाएगा। यूपीआई आया है, बार बार आ रहा है, इसके बारे में जान लो। यूपीआई जो है ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म दोनों का बहुत पूछा जाता है, याद रखना। अपना यूपीआई इतना ज्यादा फेमस हुआ है कि आज के टाइम पर 11 से ज्यादा देश इसको यूज कर रहे हैं। अभी जापान में पीएम मोदी जी गए हुए थे, वहां पर जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया था इस पेमेंट सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यूपीआई काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, दुनिया का सबसे तेज ट्रांजेक्शन कराता है। अगला, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार निम्न में से कौन सा वायरस है जो लोगों के एंड्रॉइड फोन से डेटा चुरा रहा है? ये एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, लोगों को अवेयर किया है कि लोग बच के रहो। एक नया वायरस चल रहा है आज के टाइम पर, मार्केट में घूम रहा है, दाम वायरस। ठीक है, कुछ महीनों पहले या कहें कि पिछले साल पेगासस खूब चर्चे में रहा था, लेकिन अब दाम वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये दाम वायरस की खासियत ये है कि ये जो भी व्यक्ति हैं, भारत के आम नागरिक हैं, उनकी मोबाइल में, उनके एंड्रॉयड फ़ोन में ये घुस जाता है, डेटा चोरी करता है, डेटा इधर उधर शेयर करता है।
मीडिया फाइल्स स्टोर कर लेता है बिना पूछे, ठीक है। तो ये दाम वायरस आज के टाइम पर चल रहा है। पेगासस जो है ना, देखो यहाँ पर पेगासस दूसरी चीज थी। पेगासस जो है ये इजराइल का एक समझ लो एक टूल था, एक वायरस था जो टूल के रूप में इजराइल यूज किया करता था गवर्नमेंट के लिए। इजराइल बाकायदे इसके लिए पैसा चार्ज करता था, जासूसी करने के लिए ये यूज किया करता था वायरस, ठीक है। तो वो सरकारों के लिए काम करता है, अभी भी काम करता है। लेकिन दाम वायरस जो है ना, ये एक वायरस है और ये जबरदस्ती इंस्टॉल किया जाता है चोरी छुपे, ठीक है। और ये डेटा सभी का चुराता है, ये सभी आम नागरिकों के लिए। और वो जो पेगासस था वो ऑब्वियस सी बात है काफी महंगा था, सरकारों के लिए ही काम करता था। तो वो किसी बड़े लीडर, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हुआ, उसकी जासूसी करना होता है वो, तभी वो यूज किया जाता था। मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया। ये कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं? तो टीना टर्नर ये बहुत ही फेमस थी अपने टाइम पर, 60 या 70 के दशक के आसपास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। सबसे ज्यादा ये पेड आर्टिस्ट हुआ करती थी। इन्होंने 12 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं अपनी लाइफ में। इनका अभी 83 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये थी टीना टर्नर, ठीक है, ये देख लो। और 12 बार ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी। ग्रैमी अवार्ड आप जानते हो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनको ये इतना ज्यादा पॉपुलर थी कि इनको क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता था, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। तो इनका निधन हो चुका है। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन और अच्छे तरीके से पढ़ाई एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम लोग बात करेंगे जो रिवीजन सीरीज चल रही है अपनी उसकी। तो आज हम लोग डे 12 पर पहुंच चुके हैं, 12वां दिन है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक पढ़ेंगे। तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी को चुना गया था, जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। और अभी हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरवी प्रसाद को। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन ओडिशा में आयोजित किया गया। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित किया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और भारत में एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इसी दिन 1966 में जो इंदिरा गांधी जी हैं वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ढाका मैराथन पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब किसने जीता? स्टैनली किप्रोचिटबेट ने। जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में 4 से 14 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया गया। और अभी हाल ही में केनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई को संपूर्ण 40% की शेयर धारता स्थानांतरित कर दी है। अब इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। एक्चुअली में रसिया में केनरा बैंक की जो शाखा थी वहां पर अपनी जो 40% की हिस्सेदारी थी इस केनरा बैंक की, इसको इसने वहीं पर एसबीआई की ब्रांच को दे दिया है, ठीक है ना। तो मतलब ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, केनरा बैंक ऐसा नहीं है कि भारत में बिक गया, ये अपना रूसी जो संयुक्त उद्यम था इसका उसको एसबीआई को ट्रांसफर किया है। अगला, पंजाब राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में गुजरात राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी गया था अभी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। और अभी असम के चराइदेवी मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था क्वेश्चन। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीआई के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए विक्रम देवदत्त। और अभी हाल ही में कोचिंग बियॉन्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसको लिखा है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता ऑन से योंग ने। और अभी 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1972 के तहत यह स्थापित किए गए थे, राज्य का दर्जा पाए थे। सह संस्थापक रीड हेस्टिंग ने अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। और 2025 तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने।
अभी मैंने आपको हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाली बात बताई थी कल, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करेगा। तो 140 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, रिवीजन भी चल रहा है शानदार तरीके से। वीडियो अगर पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अच्छा है, एक चीज और छूट जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट डे मैंने पूछा था टॉम ऑफ सेंट किसने लिखा है, गीतांजलि श्री ने लिखा था। ये हिंदी का पहला उपन्यास बना था जिसने 2022 में जीता कौन सा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और अभी इंटरनेट सेवा नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया केरल ने। आज आपको क्या बताना है, COP28 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।